अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाजिया अकरम। मौलाना रूमी एक दिन खरीदो फरोख्त के लिए बाजार गए। एक दुकान पर जाकर रुक गए और देखा कि एक औरत ने बहुत सारा सौदा खरीदा और पैसे अदा करने चाहे तो दुकानदार ने पैसे ना लिए और कहा कि मोहब्बत में पैसे कहाँ आते हैं, छोड़ो और जाओ। मौलाना रूमी ने ये सुना तो पहले तो वो कांपने लगे और फिर बेहोश हो गए। दुकानदार सख्त घबरा गया। खासी देर के बाद जब मौलाना रूमी को होश आया तो उस दुकानदार ने पूछा कि मौलाना साहब आप क्यों बेहोश हो गए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस खौफ से बेहोश हो गया कि तुम दोनों की मोहब्बत इतनी मजबूत है कि दोनों में कोई हिसाब किताब नहीं, जबकि अल्लाह के साथ मेरा इश्क इतना कमजोर है कि मैं तस्बीह भी गिन गिन कर करता हूँ। कितनी अच्छी बात कही। एनीवेज हम देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज मेरी धरती मेरी दुनिया में सिंदूर में लगा मेला। और बताएंगे अपने शहर का सैयद नूर। तारीखी दास्तानों का अमीन लाहौर रेलवे स्टेशन। आपको लाहौर के रेलवे स्टेशन पे जाने का इत्तेफाक हुआ है? अगर नहीं हुआ तो टीवी में तो जरूर देखा ही होगा, क्योंकि ये इतनी मशहूर जगह है कि अक्सर फिल्मों और ड्रामों में दिखाई जाती है। आज तो लोग ट्रेन से भी ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ियों में सफर करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन की अहमियत फिर भी कम नहीं हुई और ये अहमियत उसके तारीखी होने की वजह से है। लाहौर रेलवे स्टेशन तकरीबन 150 साल पुराना है, मगर लोग आज भी उसकी इमारत में एक अजीब सी कशिश महसूस करते हैं। और लाहौर रेलवे स्टेशन की तामीर का आगाज फरवरी 1859 में हुआ। उसका संगे बुनियाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने रखा और एक ही साल के अंदर अंदर उसने इसकी तामीर भी मुकम्मल करा दी। 1860 के आखिर में यहाँ से पहली ट्रेन अमृतसर को रवाना हुई। उसके बाद इस स्टेशन ने सियासी जलसे देखे, तकसीम हिंद के दौरान होने वाली तबाही देखी, महाजीन की पनाहगाह भी ये स्टेशन बना। अदबी शख्सियात ने इसे अपने नॉवेल्स और अफसानों का मौजू बनाया और फिल्मी दुनिया में ये एक रोमानवी प्लेटफॉर्म समझा जाता है। और क्या, और बस लाहौर के रेलवे स्टेशन के बारे में सब कुछ मैंने ही बता देना है, तो फिर उबैद अली क्या बताएंगे? चले आए देखते हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। लाहौर रेलवे स्टेशन, जो कि बरतानवी दौर में सन 1859 से 1860 के दरमियान तामीर किया गया, जुनूबी एशिया में बरतानवी तर्ज तामीर की एक मिसाल है, जो कि बरतानवी राज के दौर में तामीर किया गया। बरतानवी दौर में मुरत्तब किए जाने वाला रेलवे का नेटवर्क बहुत वसी था और उसके उस इलाके की सकाफत और माशी निज़ाम पर बहुत मुस्बत असरात मुरत्तब किए। इस रेलवे स्टेशन की तामीर पर उस वक्त के कुल 5 लाख रुपए की लागत आई। जुनूबी एशिया में रेल का आगाज भी लाहौर के रेलवे स्टेशन की तामीर से हुआ था। लाहौर का रेलवे स्टेशन एक किला नुमा इमारत दिखाई देता है, क्योंकि बरतानवी माहिर तामीर विलियम बर्टन ने इसका नक्शा बनाते हुए इस बात को भी पेश नजर रखा था कि जरूरत पड़ने पर इसे दुश्मनों के हमले के खिलाफ एक किले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। वक्त गुजरने के साथ साथ लाहौर के रेलवे स्टेशन की एक सकाफती पहचान बनना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता इस कदर मजबूत हो गई कि अब किसी के लिए शायद ही इस बात की अहमियत हो कि बरतानवी हुक्मरानों ने बुनियादी तौर पर इस तनसीब की तामीर फौजी मकसद के लिए की थी। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जब सन 1940 के तारीखी जलसे में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे तो इसी रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले इनका अजीमुशान इस्तकबाल हुआ। लाहौर रेलवे स्टेशन के 11 प्लेटफॉर्म हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की खास अहमियत है, क्योंकि ये समझौता एक्सप्रेस के लिए मखसूस है, जो कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जमीनी राब्ते का बड़ा जरिया है। ये प्लेटफॉर्म समझौता एक्सप्रेस की मंजिल भी है और यहीं से ये भारत के लिए भी रवाना होती है। इतनी मजबूत सकाफती पहचान रखने वाला पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आजकल संगीन माली मसाइल में घिरा हुआ है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सहूलतें बढ़ने की बजाय कम हो रही हैं। लाहौर का रेलवे स्टेशन जो है ये एशिया के वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। और लेकिन जहाँ तक इसकी सर्विस का मामला है, मैं समझता हूँ जिस तरह पूरी कौम ज़वाल का शिकार है
और हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाने में नाकाम रही हैं। बिल्कुल उसी तरह रेलवे जो था वो आवाम की वेलफेयर के लिए बना है, ये कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारा नहीं था। ठीक है, पूरी दुनिया में रेलवे जो है कम्युनिकेशन के अंदर जो रेलवे उसको पिछली तकरीबन 2 सेंचुरीज़ के अंदर एक बड़ा क्लिदी रोल अदा रहा है कम्युनिकेशन दुनिया फासलों को कम करने में। स्टेशन पर रोजाना 90 रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। रेलगाड़ियां पहले ज्यादातर वक्त पर आती थीं, मगर अब अक्सर ट्रेनें लेट होती हैं। महकमे के पास इंजन भी कम है और तेल भी बहुत कम मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो जाती हैं। जब कभी गाड़ी वक्त पर आती है और वक्त पर रवाना हो जाती है तो प्लेटफॉर्म पर कोई खास रश देखने में नहीं आता, लेकिन अगर गाड़ी लेट हो जाए तो जो लोग मुसाफिरों को लेने आए होते हैं उनकी बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाती है और रश की सी कैफियत पैदा हो जाती है। हजारों लोग इस रेलवे स्टेशन के जरिए सफर करते हैं, मगर इन मुसाफिरों के लिए सहूलतें तेजी से कम होती जा रही हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन की इमारत एक तारीखी इमारत है। ख़ुसूसी तौर पे जब लाहौर में सियाह आते हैं, ख्वाह पाकिस्तानी कम्युनिटी से हों या गैर मुल्की सियाह हों, तो उनकी खसूसी दिलचस्पी का मरकज़ होता है। रेलवे स्टेशन बेहतर है। मेरे ख्याल में बिल्डिंग इमारत के हवाले से देखा जाए तो थोड़ी रेनोवेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं अभी जो नए खुले हैं, उस हिसाब से पैसेंजर्स के लिए नो डाउट फैसिलिटीज़ हैं थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जिस तरह अभी ये इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए सारे, ठीक है, इन चीज़ों पे काफ़ी उनको थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए। अब जहाँ तक टिकट के हवाले से बात है, जो पिछले 2-3 सालों में इतनी चेंजेस आई है, इतने रेट्स बढ़ गए हैं टिकट के, उस हिसाब से यानी पैसेंजर फैसिलिटेट नहीं हो रहा है। लाहौर एक तारीखी शहर है और इसका रेलवे स्टेशन भी अपनी तारीख के लिहाज से खासा अहम है, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये बदहाली का शिकार होता जा रहा है। नाक़िस इंतजामात और अदम तवज्जो के बाइस ये रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरती अब खो रहा है। रेलवे जो कि आवाम की सवारी समझी जाती है, लेकिन आजकल दम तोड़ती रेलवे और आवाम के दरमियान रिश्ता टूटता जा रहा है, जिसको बहाल करने के लिए अरबाब इख्तियार को न सिर्फ फौरी अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है, बल्कि रेलवे में मुसाफिरों के लिए नाकाफ़ी सहूलियात पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरामैन हामिद नवीद के साथ सैयद उबैद अली शाह, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जनाब, अब वक्त है शहर शहर की मुख्तसर सी न्यूज़ का, और इसके साथ ही ब्रेक भी ले लेते हैं। क्या बार बार आएंगे जाएंगे, तो सुनिए और मिलते हैं ब्रेक के बाद। पंजाब में अशिया खुर्दोनोश में मुज़र सेहत और गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वाली फैक्ट्रियों, होटलों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर फखरुल इस्लाम ने महकमा फूड, सेहत, माहौलियात के हमरा होटलों पर छापे मारे और गैर मेयारी पके पकाए खाने जाया कर दिए और इंतजामिया को 15 दिन में किचन बेहतर बनाने की वार्निंग दी। उन्होंने एक फूड स्टोर से गैर मेयारी क्रीम का ड्रम कब्जे में लेकर मौके पर जाया करा दिया। रिसालपुर पुलिस ने रशकई इंटरचेंज पर छापे के दौरान एक शहरी रब नवाज को झांसा देकर 6 लाख रुपए लूटकर फरार होने वाले 2 नौसरबाजों को गिरफ्तार कर लिया और इनसे 2 किलो जाली सोने के सिक्के और नशावर गोलियां बरामद कर ली। नौसरबाजों ने दर्जनों अफराद को नशावर चिंगम और गोलियां खिलाकर लूटने का इतराफ किया। मुकामी अदालत ने नौसरबाजों को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। राहवाली कैंट से तरबियती प्रवास पर रवाना होने वाले पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर ततले अली में फनी खराबी का शिकार हो गया, जिसे पायलट ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए करीबी खेतों में बाहिफाजत उतार लिया। आर्मी के इंजीनियर्स ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर का मुआयना किया और खराबी को दूर करने के बाद हेलीकॉप्टर को परवास कराई गई, लेकिन दोबारा खेतों पर उतार लिया गया। इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें भी मौके पर पहुँच गयी और इलाके के लोग भी बड़ी तादाद में मौके पर जमा हो गए। ISPR का कहना है कि हेलीकॉप्टर को मशकों के दौरान नीचे उतारा गया और कोई फन्नी खराबी नहीं हुई। पंजाब हुकूमत ने जामपुर शहर को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए 1 अरब 7 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बाईपास सुपर बंद की तामीर का काम शुरू कर दिया है, जिसके पहले मरहले में एग्रीटेशन डिपार्टमेंट के ताउन से 677 मिलियन की लागत से सुपर बंद के लिए काम जारी है। शहर और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम ने मंचनाबाद चौक में टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी और शदीद एहतजाज किया। मुतासरा सार्फिन का कहना था कि अब भावल नगर के अवाम बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं। लोड शेडिंग के बाइस न सिर्फ मामूलाते जिंदगी मुतासर हुए बल्कि कारोबारी लिहाज से शदीद तरीन मंदा है। इस तकलीफदेह सूरत हाल के बावजूद माह जून जुलाई ओवर बिलिंग करते हुए सार्फिन को सैकड़ों यूनिट जायद बिल डाल दिए गए।
पाकिस्तान के सदर साहब कहते हैं कि कौमी मफाद से हटकर कोई बात नहीं सुनी जाएगी। वजीर आजम साहब को भी कौमी मफाद बहुत अजीज है, फिर सियासतदान भी कौमी मफाद की गर्दान करते हुए नजर आते हैं और कौमी मफाद और भी बहुत सारे लोगों को प्यारा है। आखिर ये कौमी मफाद है क्या? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। आपको आती है? आखिर हमारे सियासतदानों का कौमी मफाद है क्या? सुनते हैं जो आप कहते हैं। उनका मफाद तो अपने आप को बनाना ही है, कौम के लिए तो कुछ नहीं बना रहे। ऑलरेडी वो अपना पेट पाल रहे हैं, दूसरों का नहीं पाल रहे। गरीब आवाम को भूखे हैं। ये दास साहब चले जाएँ, बाकी जगहों पे देख लें, सारी आवाम सड़कों पे बैठी हुई, बेरोज़गारी है, हर जगह बेरोज़गारी है। वो सारे अपना पेट पाल रहे हैं, दूसरों को कुछ नहीं दे रहे। पॉलिटिकल पर्सन जो हैं वो सारे अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली आवाम का बेहतरीन करना उनको कोई एजेंडा नहीं है। आजकल देख लें कि ये कपड़े की टेक्सटाइल जो मिल है, इसके अलावा घी, चीनी, इसके अलावा शुगर मिल जितनी भी हैं वो सारी पॉलिटिकल पर्सन ही हैं, ठीक है, और उन्होंने खुद ही महंगाई की है, इसलिए आवाम मायूस है। सियासतदानों का बेसिकली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि लूटो और फुटो, क्योंकि अभी हुकूमत के 3 साल हो गए हैं, 2 साल रहते हैं बाकी, उसके बाद इनका बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ हैं। हम लोग मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं उनको। गरीब का बच्चा है, गर्मी के दिन है, ठीक है, अब उसको मच्छर काट रहा है, रात को लाइट नहीं है, 24-24 घंटे 20-20 घंटे लाइट नहीं है, तो गरीब क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकता है इन लोगों से? अब आप खुद ही बेहतर समझते हैं कि ये लोग किस मेथड पे, किस बेसिक, इनके जो बेसिक अचीवमेंट्स हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान तक नहीं ये दे सके, तो अब हम इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? उसी के चक्रों में लगे हैं सब, बस आवाम मर रही है भूखी सड़कों में, एक दूसरे को मार रहे हैं। इस वक्त सियासतदानों से पूरी कौम मायूस है, अंधेरों के अंदर हकीकत में जकड़ी हुई है और चाहती है कि मसलों का हल निकले, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मौजूदा जो पार्टी है ये कोई पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सके। इसका हल जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पेश किया है, मैं समझता हूँ वो बेहतर है कि हर पार्टी में से वो लोग कि जो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, नेक हैं और जो वाकई इस मुल्क के खैरखा हैं, उनको अगर ये इक़्तिदार दिया जाए तो शायद इस मुल्क को इस भंवर से निकाला जा सके। बाकी मौजूदा पार्टियों से जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं वो मसले को हल नहीं कर सकते। अभी वक्त है, अगर अब नहीं लोग उठेंगे तो शायद कभी मौका उनको ना मिले। दुआ करनी चाहिए कि अमेरिका इधर ही आ जाए, दुनिया को रोजगार तो मिलेगा। ये जो भूख से दुनिया बेचारी मर रही है, इनका क्या हाल होगा बताएं। सियासतदान बस अपने मफाद है उनके, और कोई मफाद नहीं उनके, सिर्फ अपने लिए। कोई मुल्क के लिए नहीं, कोई कौम के लिए, कोई कुछ नहीं। उनको अपनी परवाह है, अपनी हर चीज़ की परवाह है, बस किसी का कोई परवाह नहीं, कोई मुल्क के हक में नहीं है। क्या करनी है सर? रोटी दे रही है सर के, जो बंदे मर रहे हैं कराची में, ये क्या है? ये सिर्फ सब सियासतदानों का काम है। सब चोर और बेईमान है, आज मिल के, आज टूट गए, आज यही अपने अपने चक्कर में लगे हुए। सियासतदानों का कौमी मफाद तो उनका पर्सनल अपना ही मफाद ही है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई अपना पब्लिक के लिए या कोई ऐसी कह लें कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, नॉट फॉर पब्लिक। सियासतदानों का यही काम है कि वाहिद पैसा कमाना, आवाम पे चाहे कुछ भी गुजरे, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी ना मिले, सिर्फ उनका वाहिद मफाद यही है कि बस अपनी ही प्रॉपर्टी हो, अपने बच्चे जो हैं वो अच्छी क्वालिफिकेशन लें, वो भी बाहर के मुल्कों में। सियासतदानों का यही मुफाद है कि पैसा इकट्ठा करना है, बस इन्होंने अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचना। जितनी महंगाई हो गई है, जितनी बेरोज़गारी हो गई है, कराची के हालात दिखे आप, ये सब सियासतदानों का ही काम है। अवाम ये चाहती है कि हमारे लिए कोई अच्छा सा हुक्मरान आए जो हम अवाम के बारे में सोचें, लेकिन ऐसा कोई हुक्मरान नहीं है जो अवाम के बारे में सोचे। किसी एक सियासतदान की बात नहीं, हमारा सारा का सारा ही जो सियासतदान है वो आप देख लें। इतना बड़ा मसला सबसे बड़ा जो चल रहा है वो लोड शेडिंग का है, जिसमें हुकूमत ने जो है वो 4 सालों में आपके सामने है जो किया है, जो नहीं किया। इससे ज़्यादा आप मफाद की क्या बात करेंगे? इसमें उनका मफाद ही मफाद है, और है क्या, सारा मफाद है, कौम परस्ती नहीं है, पेट अपना अपना है हर बंदे का। और सबसे बड़ी बिरादरी सिस्टम जब ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। एक बंदा कत्ल कर देता है, 10 बंदे उसको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर वो छुड़ाने वालों को बंदा पहले मारे ना तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा। कौम को सहूलतें चाहिए, हर किस्म की फैसिलिटी चाहिए, वो नहीं दे रहे। देखिए आपके सामने यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है,
उसके अलावा पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, और क्या इस मुल्क में है क्या? जबकि हर चीज़ है लेकिन कुछ नहीं। क्यों ना एक दिलचस्प सी वीडियो देख ली जाए। ये वीडियो भेजी है हमें दुनिया के रिपोर्टर अंजुम हमीद ने, तो देख लेते हैं। जनाब, आपके लिए एक अच्छा सा पैगाम है, और पैगाम ये है कि कल से हम आएंगे आपके पास और आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे और आपके मसले मसाइल पर भी बात करेंगे। तो आप तैयार रहना, और इसके साथ ही ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको पता है ना कि दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड कहाँ पर है? जी हाँ, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के शहर शंदूर चित्राल में है ये ग्राउंड, और दुनिया भर में मशहूर भी है। पता है क्या, यहाँ हर साल जुलाई में एक मेला लगता है और अंदरूनो बैरूने मुल्क से हजारों की तादाद में सयाह इसमें शिरकत करते हैं। यहाँ के मकामी लोग हर साल इस मेले की तैयारी करते रहते हैं, और मेले के दिनों में जो बड़े बड़े मुकाबले होते हैं वो पोलो, पैरा शूटिंग और पैरा ग्लाइडिंग के होते हैं। लेकिन इसके साथ ही हल्की फुल्की तफरीह के लिए छोटे मोटे मुकाबले भी होते हैं। लोग रात को कार्ड्स खेलते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और रक्स और मौसीकी की महफिलें भी सजती हैं। शंदूर मेले में और क्या क्या होता है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट से। दुनिया का हो बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड और मुकाबला हो दो पक्के हरीफों का, तो माहौल खुद ब खुद ही बन जाता है जोशीला। सतह समंदर से 12,200 फुट की बुलंदी पर वाक़े यकबस्ता वादी शंदूर में हुआ ऐसा ही एसाब शकन मुकाबला। ये हरीफ थी चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की पोलो टीमें। मुकाबले से लगा कि जैसे दो इलाकों में नहीं बल्कि दो ममालिक के माबैन छिड़ गई हो जंग, जिसमें खिलाड़ियों ने मुखालिफ को पिछाड़ने के लिए लगा दी सरधड़की बाजी। खेल के दौरान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि ग्राउंड के इर्द गिर्द हजारों की तादाद में तमाशाइयों की वालिहाना दिलचस्पी भी दीदी थी, जो हर दिलकश शॉट पर खिलाड़ी को दिल खोल कर दादो तहसीन देते रहे। बिलाखिर गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने फाइनल मैच चित्राल से 4 के मुकाबले में 7 गोल से जीतकर फतह का ताज अपने सर सजा लिया। दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा बैरून मुल्क से भी सयाहों ने शिरकत की। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ का मौसम और हर चीज पुरकशिश है। शंदूर आकर मैंने बहुत लुत्फ उठाया। शंदूर में मुझे सुकून महसूस हुआ। पहली बार पोलो मैच देखने का मौका मिला। ये फ्री स्टाइल खेल है, पाकिस्तानी अंदाज पसंद आया। पोलो फेस्टिवल को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए पैराग्लाइडिंग और पैराशूटिंग का भी खुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें पैराग्लाइडर्स और पैराशूटर्स ने अपने फन का मुजाहिरा करके लोगों को मबहूत कर दिया। ऐसे में तो किसी ने बहिफाजत लैंडिंग करके तमाशाइयों से दाद हासिल की, तो कोई लड़खड़ा गया, जबकि कोई मुकर्ररा जगह से भी आगे निकल गया। इस मौका पर सयाहों ने कुदरती मनाजिर में खेले गए मैच को यादगार करार दिया। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है। इसमें सारी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं, और इसमें ये चित्राल और गिलगित के दरमियान ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट आप कह सकते हैं इसको। ऐसा पोलो जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, और ये फ्री स्टाइल पोलो है। और गिलगित और चित्राल की जो बीच में जो खुसूसियत है मैच की, ये आज से नहीं, ये पिछले 50-60 साल से हमेशा मैच होते हैं। जिस तरह ये आप यूँ समझिए इंडिया पाकिस्तान वाली बात है यहाँ पर। सनसनीखेज मुकाबले में मजीद रंग भरने के लिए ज़रबर्क लिबास में मलबूस बैंड मास्टर्स के फन का मुजाहरा काबिल दीद था, जबकि सकाफती धुनों पर मखसूस रक्स ने भी समा बांध दिया। दुनिया भर में जंगी खेल के तौर पे मशहूर पोलो टूर्नामेंट में गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने आज एक बार फिर अपने रिवायती हरीफ को हराकर दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ सफीरुल्लाह, दुनिया न्यूज़। जी जनाब, तो फिर तैयारी कर ली आपने? भाई कल हम आ रहे हैं ना आपके पास। और हाँ, एक बात और, आपने अपने फीडबैक में लाइव कॉल्स लेने का कहा था, तो मैं आपको बताती चलूं कि कल हम बराह रास्त आपसे मिलने आएंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी ले सकेंगे।
ताकि जो लोग हमसे दूर हैं वो कॉल्स के जरिए अपनी बात शेयर कर सकें। और इस दौरान हम मजे मजे के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत भी करेंगे और वो सुनेंगे जो आप कहना चाहते हैं। तो जनाब अब बस कल का इंतजार करें और अभी ले लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जनाब अब क्यों ना प्रोग्राम में आपका फीडबैक शामिल कर लिया जाए। तो हमें मैसेज किया है हेरा अहमद ने कोयटा से और हेरा कहती हैं, नाजिया आपी प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, आप जो रिपोर्ट्स दिखाती हैं वो तो अच्छी होती ही हैं, लेकिन जो मालूमात इससे पहले आप बताती हैं वो काफ़ी मज़े की होती हैं। मुझे आपका अंदाज बेहद पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया हेरा। इसके अलावा हसन बुखारी हैं लाहौर से और कहते हैं कि मुझे मैं भी हूँ बेहद पसंद है। मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स इस हवाले से देखी हैं एक बात नोट की है कि ये लोग कम वसाइल और दिन भर की मेहनत के बाद भी कितने कनात पसंद और हशाश बशाश रहते हैं। इतनी महंगाई में भी उनके चेहरों पर नूर और खुशी के असरात मिलते हैं, वरना हुक्मरानों ने तो उनका सुकून और खुशी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इन लोगों को देखकर मुझे हुक्मरान तबके पर तरस आता है जो सब कुछ हासिल करके भी सुकून और इत्मीनान की दौलत से महरूम है। सच पूछें तो आपका ये सिलसिला सब रिपोर्ट्स पर भारी है। कीप इट अप। जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका तज्जिया मुझे बहुत पसंद आया और आपकी ऑब्जर्वेशन भी, और मैं इसकी बहुत आपको दाद देती हूँ। फातिमा गफूर हैं कराची से और फातिमा कहती हैं, नाजिया आप कराची से बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाती हैं, देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप लाहौर होती हैं, कभी खुद भी कराची आए ना, जैसे लाहौर के स्पॉट्स पर आउटडोर प्रोग्राम करती हैं वैसे ही कराची आकर भी करें। बहुत शुक्रिया फातिमा। मेरा बस चले तो मैं अभी साहिल समंदर की सैर को आ जाऊं, मगर हाय रे मजबूरी। खैर दिल छोटा ना करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये फरमाइश पूरी की जाए। जनाब ये था आपका फीडबैक, यूं ही अपनी राय और तजावीज़ हमें देते रहा करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल ये है कि गिनती के चंद फनकार और फिल्म डायरेक्टर की बात की जाए तो एक ही नाम जहन में बार बार आता है। कौन सा भला? जी हाँ, सैयद नूर का। वैसे तो और भी फिल्मसाज हैं, लेकिन इन दिनों पाकिस्तानी सिनेमास को जिन्होंने सहारा दे रखा है वो सैयद नूर की फिल्में ही हैं। उनकी फिल्में इशू बेस्ड तो होती ही हैं, उसके साथ साथ उनमें एंटरटेनमेंट भी काफ़ी होती है। सैयद नूर की सलाहियतें ढकी छुपी तो है नहीं और उनके करियर के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते ही होंगे। अभी हम देखते हैं कि वो हमें अपने शहर के बारे में क्या बता रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर के बहुत ही दिल जिसको बोलते हैं उस इलाके से है। ग्वाल मंडी और शाबुल माली और किला गुजर सिंह के बीच में जो इलाका है शाबुल माली कहलाता है, वहाँ मैं पैदा हुआ। और वो मुझे जहाँ तक याद है यहाँ तमाम लाहौर के जो मशहूर इलाके थे वो आके मिलते थे, जैसे दिल मोहम्मद रोड, मोची दरवाज़ा, लोहारी, इधर से किला गुजर सिंह, फिर ग्वाल मंडी, फिर निस्बत रोड। तो यहीं पे ही सारा इल्म फ़न जो है वो पनपता रहा। यहीं पे फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने अरूज की तरफ बढ़ी। अपनी शुरुआत जो उसकी फिल्म इंडस्ट्री की हैं वो इसी मिकलोर रोड से ही हैं, पंजाब के इस मिकलोर रोड से, जहाँ प्राण, ओम प्रकाश, लाला सुधीर, संतोष भाई, फिर जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स वो यहीं आते थे, इन्हीं इलाकों में आते थे और हम उनको देखा करते थे। और बचपन में छोटे छोटे जब हम स्कूल जाते थे तो अक्सर कोई ना कोई एक्टर वहाँ पे जाता हुआ नज़र आता था। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जब मैंने नज़र साहब को देखा। नज़र साहब मेरे बड़े फेवरेट एक्टर थे, कॉमेडियन थे। मैं उनको बचपन से मामू कहता था, ऐसे ही मेरा दिल चाहता था। एक दिन मैंने उनको देख लिया जाते हुए। उनकी गाड़ी ख़राब थी, जवा टावर, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि मैंने उनकी गाड़ी को धक्का लगाया था, जिसमें वो बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे हाथ मिलाया मुझसे और मुझे प्यार किया। तो मैं घर आके सबको ये बताता रहा कि मैंने नज़र साहब से हाथ मिलाया और नज़र साहब को मैंने देखा, मैंने उनसे बात की। जो मैं नाम ले रहा हूँ शाबुल माली, ये एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी औलाद हैं हम, और इन्हीं के नाम पे वो इलाका है। बहुत बड़ा मज़ार है। मेरे वालिद बहुत ही मजहबी आदमी थे। मेरे वालिद के वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा पीरी मुरीदी सब उनका ये रहा है, तावीज़ धागे करना और ये करना, और मैं उनको देखा करता था। बट मेरा इत्तेफाक की बात है कि रुझान जो है वो आर्ट की तरफ था। तो मजहबी घराने का बच्चा होने के बावजूद मुझे फ़िल्म देखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे याद है एक बार बहुत छोटा था मैं, जब मैं चोरी घर से
फिल्म देखने चला गया। 5 आने की टिकट थी और मुझे नहीं मालूम था कि जब फिल्म ख़त्म होगी तो बहुत देर हो चुकी होगी, शाम हो चुकी होगी। तो मैं जब फिल्म देख के वापस आया तो रात हो चुकी थी और सब ढूंढ के घर वाले दीवाने हो चुके थे, गुस्सा सर पे सवार था। तो मैं जैसे आया तो डंडों से मुझे बहुत मार पड़ी कि तुम फिल्म देखने चले गए, और मैंने सच बता दिया कि मैं फ़िल्म देखने गया था। तो ये मेरा वो मोमेंट है जब मैं कोई 8, 10, 11 साल का था। उसके साथ साथ ही जो इलाका था हमारा, वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे याद है, ज़रा बारिश आई तो पानी जमा हो जाना। तो इस बात पे मुझे बड़ी मार पड़ी कि जैसे ही बारिश आई वो निकर पहन के हम निकल गए और पानी जो जमा है गंदा पानी, और उसमें नहाते रहे। और शाम को दाने निकल आए, बजाय इसके कि दाने पे माँ मरहम लगाए या कोई चीज़ लगाए, ऊपर से छतरोल होती थी कि तुम्हें गंदे पानी में नहाए क्यों। तो ये चूँकि हमारा इलाका जो था वो अंदरून शहर के साथ मुंसलिक था, तो शहर की जो बच्चों की जो हरकत हुआ करती थी वो ऐसी ही थी। 2 त्यौहार ऐसे थे जिस पे हमें बहुत मज़ा आता था, जिसका इंतज़ार सारा साल किया करते थे बचपन में। एक तो ईद थी। ईद पे हमारे इलाके में बहुत सारी दुकानें लगती थी कतलम्मों की, और मेले ठेले का समा होता था, झूले लगते थे, सर्कस लगती थी उसी इलाके में। और मुझे कतलम्मा खाने का बहुत शौक़ था, पूरा साल में उसका इंतज़ार करता था कतलम्मा खाने का। और दूसरा हमारे बाबा जी का, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनका उर्स हुआ करता था, उस पर भी बहुत दुकानें लगती थी। और ये बहुत खुला इलाका होता था, यहाँ पे ये कंजस्टेड नहीं होता था, बहुत दूर दूर से लोग आते थे और बेपनाह दुकानें और मेले का सामान, ये 2 चीज़ें होती थी। खाने पीने के हवाले से मैं शुरू से बचपन से ही मैं गोश्त खोर नहीं था। गोश्त खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, सब्जियां खाना भी अच्छा नहीं लगता था, दाल मैं बहुत शौक़ से खाता था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना, वो ग्वाल मंडी के एक कबाब फरोश थे, शाकर कबाब। वो मैं बड़े शौक़ से खाता था और मुझे कभी पैसे मिल जाने तो वहाँ जाके कबाब ले लेना और खा लेना, लेकिन बहुत महदूद तादाद में, इतने पैसे नहीं होते थे। बचपन में जेब खर्च तो रेगुलर तो नहीं मिलता था, कभी कभी पैसे मिल जाते थे, या 1 आना मिल गया, 2 पैसे मिल गए, 2 आने मिल गए, चवन्नी मिल गई। चवन्नी से ज़्यादा मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कुछ मिला हो। कभी हमने नोट पकड़ के नहीं देखा था कि कभी नोट भी मिला है। 4 साल का 5 साल का जब हुआ तो मुझे कमेटी स्कूल में दाखिल किया गया। कमेटी स्कूल ग्वाल मंडी में था, प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट का स्कूल था, टाटों पे बैठ के जहाँ पढ़ाई होती है, और वहाँ टाटों पे बैठ के हम पढ़ते थे। और नालायक तरीन मैं स्टूडेंट था, अक्सर मुझे कुछ याद नहीं होता था, मुझे मार पड़ती थी। 5वीं क्लास तक उर्दू मीडियम हम रहे और इंग्लिश नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 5वीं क्लास जब मैंने पास की, वो कमेटी स्कूल से प्राइमरी स्कूल, MC प्राइमरी स्कूल इस तरह नाम था। उसके बाद मैं 6ठी क्लास में जाके मैं एंटर हुआ मुस्लिम लीग हाई स्कूल। मुस्लिम लीग हाई स्कूल से मैंने 10 जब पास करनी तो बहुत कम मेरे मार्क्स थे और मुझे कहीं भी किसी अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिली थी। तो बड़ी सिफारिश के साथ विद्याल सिंह कॉलेज जो हमारे मोहल्ले में था, वहीं करीब ही था, तो वहाँ मुझे एडमिशन मिली। और फिर दयाल सिंह कॉलेज से ही मेरा रुझान जो है, क्योंकि वो मिकलो रोड पे था और सैनमास भी मिकलो रोड पे थे, फिर वहाँ पे अच्छा मुझे एक बात जो मैं कहना चाहूँ कि स्कूल टाइम में ही जब 6ठी में मैं गया तो वहीं से मुझे लिखने का जो है वो शौक़ पैदा हो गया था। माल रोड इतना क्लीन हुआ करता था कि वहाँ हम आम आदमी को या किसी गंदगी फैलाने वाले को कभी देखा नहीं था। वहाँ जो टमटम चला करती थी और उसके नीचे बोरी बांधते थे ताकि वो घोड़े के टांगों के साथ, ताकि उसकी जो गलाजत है वो ज़मीन पर गिर के माल रोड को ख़राब ना कर दे। मुझे वो शक्ल आज भी याद है, मुझे वो माहौल आज भी याद है जो अब देखने को नहीं मिलता। हम तो डिक्लाइन की तरफ गए हैं, हम बजाय हम आगे की तरफ जाते। तो वो इतना नीट क्लीन और इतना अच्छा माहौल था, वो मुझे आजकल मुझे वो यूके में नज़र आता है, यहाँ नहीं नज़र आता। और उसी ज़माने में एक सरका रामा एक सर्कस आई थी जिसके चारों तरफ फिल्म चलती थी। वो गोरे लेके आए थे उसको, और ये वहाँ थी, ये जो हमारा असम्बली हाल है इसके पीछे जो जगह थी खाली, इसको रोड़ा ग्राउंड बोलते थे। उस रोड़ा ग्राउंड के बीच में वो बहुत बड़ी सर्कस लगी और हम लोग कतारों की सूरत में वहाँ लग के और वो सरका रामा जो है वो देखने के लिए जाया करते थे। ये मेरे बचपन की बात है। और तब भी मुझे वो स्क्रीन और वो सरका रामा बहुत जो अच्छा लगता था और मैं
सोचता था कि ऐसा मैं भी कुछ करूं। कतील शफाई पाकिस्तान के बेहद मकबूल और पसंदीदा शायर और नगमा निगार हैं। कतील शफाई 24 दिसंबर 1919 में हरीपुर हजारा में पैदा हुए। उनका असल नाम औरंगजेब खान था। कतील उनका तखल्लुस है, जबकि शफाई का लक़ब उनके उस्ताद हकीम मोहम्मद ने उन्हें दिया। कतील शफाई लाहौर आए और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए और फिर यहीं पर रहने लगे। कतील शफाई ने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से नगमा निगारी का आगाज किया और भारत और पाकिस्तान की इब्तदाई फिल्मों के लिए बहुत सारे नगमे लिखे। उनका कलाम पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल है। उन्होंने 2500 से ज़ायद नगमे लिखे। उनकी शायरी की खास बात यह है कि उन्होंने बहुत सादा ज़बान इस्तेमाल की, जो आम आदमी की समझ में भी आसानी से आ जाती है। भारत की सुबह महाराष्ट्र में उनकी 2 नज़में निसाब में शामिल हैं। उन्हें 1994 में तगमा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। उन्होंने आदमजी अवार्ड, अमीर खुसरो अवार्ड और नकूश अवार्ड भी हासिल किए। इनके अलावा कतील शफाई ने नेशनल फिल्म अवार्ड, 2 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए। जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नए अंदाज के साथ। और हाँ, याद है ना, कल हम मिलने आ रहे हैं आपसे। तो फिर अभी इजाजत दें, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।